जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, जो प्रजा को प्रिय लगे उसी में राजा का हित है। लेकिन राजा ने BMW कार खरीदा, राजा ने अपने हित को देखते हुए फॉर्च्यूनर कार खरीदा, राजा के मंत्रियों ने आलीशान बंगला बनाने के लिए 70 करोड़ का इस्तेमाल किया, और जब प्रजा ने अपनी हित की बात की, सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग धर्म और आस्था को स्वतंत्रता के साथ अपना कर पाए, उसको लेकर आपने कोरोना काल में पाबंदियां लगाई। जिस प्रकार ये संस्कृत का उल्लेख था, प्रजा के सुख में राज का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसका अपना हित दिखता है, अगर ये कथन ठीक नहीं है तो एक और गरुड़ पुराण में 16 घोर नरक में सजाओं का भी प्रावधान है सभापति महोदय, और उन प्रावधानों में एक विषय ये भी है, जो धोखेबाजी करे, जो गलत प्रॉमिस करे, जो चुप रहे, जो गजल के खिलाफ आवाज न उठाए, तो उसको अंधकूपम की सजा दी जाती है। और अंधकूपम की सजा में जानवरों के बीच में, नर्क में जानवरों के बीच में वैसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है जिसमें शेर, चील, सांप, बिच्छू उसको खा के खत्म करके उसको नष्ट करते हैं, और वह नर्क का जो यातना झेलना पड़ता है। इस सरकार को इसका भी उल्लेख इस बजट में करना चाहिए कि यदि अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार के कर्मी अगर इस चीज को ठीक तरह से नहीं करेंगे तो अंधकूपम का भी प्रावधान हमारे वेद में किया गया है। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस वाद विवाद में भाग लेने का। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कल बजट रखा गया, निश्चित तौर पर चुनावी घोषणा अलग होता है और बजट में जितनी भी घोषणाएं होती है वो अलग होता है। किसी भी राज्य का बजट उस सरकार के विजन को दर्शाता है, और उसी के नियत मैंने बजट का क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए कुछ बिंदु को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कल के बजट में संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम तु हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा इस सरकार को किस प्रकार प्रजा के हित को इन्होंने धरातल पे उतारा है। 19 सितंबर 2020 की घटना है अध्यक्ष सभापति महोदय, मोहराबादी मैदान था जहां पर सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर डटे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वैसे आंदोलनकारी सहायक शिक्षकों पे लाठी बरसा के प्रजा के प्रति अपना प्यार दिखाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 20 मार्च 2020 में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रजा के प्यार को लाठी लगाकर, मारकर, चार्ज कर अपने प्यार को जनता को दिखाने का काम यह सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, 23 नवंबर 2021 का मामला है, जेपीएससी घेराव को लेकर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज इस सरकार में ही हुआ, और इस सरकार ने प्रजा को अपनी प्यार लाठी के माध्यम से दिखाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, धनबाद में पुलिस ने 10 अगस्त 2021 को 10th और 12th की बच्चियों को लाठी चार्ज कर अपना प्यार दिखाने का, जताने का प्रयास इस सरकार ने किया है। सभापति महोदय, उसके बाद फिर लिखा गया, जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, जो प्रजा को प्रिय लगे उसी में राजा का हित है। लेकिन राजा ने BMW कार खरीदा, राजा ने अपने हित को देखते हुए फॉर्च्यूनर कार खरीदा, राजा के मंत्रियों ने आलीशान बंगला बनाने के लिए 70 करोड़ का इस्तेमाल किया, और जब प्रजा ने अपनी हित की बात की, सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग धर्म और आस्था को स्वतंत्रता के साथ अपना कर पाए, उसको लेकर आपने कोरोना काल में पाबंदियां लगाई।
कोरोना के नाम पर आपने पंडालों को हटाया, कोरोना के नाम पर आपने मूर्तियों को हटाया, कोरोना के नाम पर आपने प्रसाद वितरण जो धर्म आस्था से जुड़ा हुआ चीज था उसको हटाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और आपने लंबी चौड़ी भाषण जो ये बजट में लिखी है उसी के नियत में बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपने अपना प्यार प्रजा को दिखाया, किस प्रकार से प्रजा के हित की रक्षा इस सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, बात करने को इस बजट में बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी गई है। वृद्धाजनों को आसरा, महिलाओं को निश्चिंतता, विद्यार्थियों का समग्र विकास, कन्याओं को अभय, व्यवसायी को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों का संपन्न जीवन, कर्मियों को निश्चिंत भविष्य, युवाओं के लिए रोजगार और तरह तरह की बड़ी बड़ी बातों का यहां पे उल्लेख किया गया। अगर हम लोग वृद्धाजनों को आसरा देने की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में सभापति महोदय अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वृद्धा पेंशन 6-6 महीनों से लंबित है इस सरकार में। महिलाओं को सम्मान देने की बात अगर ये सरकार करे तो सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्यों आपने भूला पूजा भारती हत्याकांड के उद्भेदन को, क्यों नहीं किया आपने अभी तक उसका खुलासा? आपने रूपा तिर्की हत्याकांड को इतना लापरवाह तरीके से हैंडल किया। आपके कार्यकाल में कुल बलात्कार की घटनाएं हुई 1796, जो पूरे प्रदेश में जब से राज्य गठन हुआ तब से एक साल में सर्वाधिक रहा है। ये इस सरकार की उपलब्धि है और इसी के माध्यम से महिलाओं को निश्चिंत करने की बात सरकार कर रही है। विद्यार्थियों का समग्र विकास की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 लाख बच्चों का खाता में जो छात्रवृत्ति आना था, आज सीडिंग अच्छे से बैंक में नहीं हो पाने के कारण मात्र 16 लाख बच्चों को ही खाता में उसके छात्रवृत्ति आएगी। शेष बचे हुए बच्चों को छात्रवृत्ति इस साल नहीं मिल पाएगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये सरकार की सफलता है जो वो बजट में गिना रही है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड दूसरे नंबर में था, आज वो घटकर चौथे नंबर पे आ गया है। व्यवसायों को निर्बाध व्यवसाय संदेश देने का पाठ ये सरकार तो करती है, लेकिन धनबाद के जेल से ही जब गैंगस्टर दुस्साहस करते हैं और रंगदारी जेल के अंदर से मांगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवसायों को जो हिम्मत दिखाने का काम सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं छलावा है। एक समाचार पे ये उल्लेखित है कि गुमला में कैसे पहले जेल में करते थे शराब पार्टी, फिर फोन करके मांगते हैं रंगदारी। पुलिस को कान तक भनक तक नहीं लगती है कि ऐसा कांड भी जेल के अंदर चल रहा है और ये लोग व्यवसायियों को निश्चिंत करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों का संपन्न जीवन की बात हो तो यही सरकार ने पहले 9 लाख किसान बिल माफ करने की बात कही थी, ऋण माफ करने की बात कही थी, लेकिन जब बजट आया तो आंकड़ा घटकर इन्होंने मात्र 2 लाख ऐसे लाभुकों को ही ऋण अभी तक से पहुंचा पाई है, बिल माफ कर पाई है, और बाकी जो शेष बचे हुए 7 लाख किसान है उसके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ कर रही है कि मुख्यमंत्री सम्मान योजना को हम लोगों ने बंद करके अच्छा काम किया, लेकिन जिस मुख्यमंत्री सम्मान योजना से उनको पैसे मिलते थे सालाना, आज की डेट में किसान टुकटुकी निगाह लेके सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उसका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कर्मियों को निश्चिंत भविष्य देने की बात कर रही है यह सरकार। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पोषण सखियों को हटाने का काम यह सरकार कर रही है। वो पोषण सखी जो कोविड में अपना अहम योगदान दी थी, वो पोषण सखी जो एनीमिया, वेस्टेज, स्टंटेड जैसे बच्चों की देखभाल करती है, उसको आज कार्य मुक्त करने की बात यह सरकार कर रही है। कैसे आप अपने कर्मियों को निश्चिंत कर रहे हैं, मेरे समझ के परे है। जब पोषण सखी उर्मिला देवी के पति की मौत हो जाती है पैसे के अभाव में, जब पोषण सखी बिमला टोपो की मौत हो जाती है पैसे के अभाव में, तो किस प्रकार आप बजट में ये उल्लेख कर रहे हैं कि कर्मियों को निश्चिंत भविष्य देने का दावा ये सरकार कर रही है। सभापति महोदय, युवाओं के रोजगार का अवसर, इस बात का भी उल्लेख इस बजट में किया गया है। मैं आपके माध्यम से जो सरकार का वादा था उसको आपके ध्यान में रखना चाहूंगा, क्योंकि इस वर्ष 2021 को सरकार
सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। न्यूज 18 मार्च 20 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। और उसके बाद मानो युवाओं को, बेरोजगारों के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। एक के बाद एक स्टेटमेंट आता है। दिसंबर 4 2021 को पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, नौकरी क्यों खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से ही कमाता है आदमी? जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है वीडियो सीओ बनने का, उसके लिए अगर आप ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राज्य की भविष्य जो युवा वर्ग के कंधों पर है वो किस तरफ जा रही है। फिर स्टेटमेंट आता है, आप भी मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बकरी पालन करो और जरूरत पड़े तो तार में चढ़ के उतर जाओ, पुलिस की नौकरियां ले पाओ। अब बताइए कि जो युवा बेरोजगार बचपन से पढ़ाई करता है कि कल की डेट में हम लिख पढ़ के पुलिस बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, उसको आप बोल रहे हैं मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बकरी पालन करो, तार पे चढ़ जाओ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार घोषणा कुछ और करती है, सरकार घोषणा कुछ और करती है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं लचर दिखती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात हो, जैसा मैंने कहा कि दूसरे नंबर से झारखंड चौथे नंबर में पहुंच गया। जब पुलिस प्रशासन ही अपराध को रोकने में विफल रहेगी तो कैसे हम व्यवसायियों का विश्वास जीत सके, ये मेरे सोच के परे है। चाहे वो स्वर्गीय लालजी यादव की खुदकुशी का मामला हो, चाहे रेत माफियाओं द्वारा एसडीएम आलोक कुमार पर हमला हो गढ़वा में, ये दर्शाता है कि प्रशासन का डर भू माफियाओं से, बालू माफियाओं से हट चुका है। और इस इन्वायरमेंट में हम नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ के व्यवसायी सुखी संपन्न होकर अपना काम काज कर सके। ईज ऑफ लिविंग में इसका भी उल्लेख आपने बजट में किया। ईज ऑफ लिविंग में माननीय मुख्यमंत्री जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन नहीं खरीदना पड़ेगा, हम लोग मुफ्त कफन देने का निर्णय किए हैं, जब ये स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना में किस प्रकार मरीजों को बचाया जाए उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कफन की तैयारी सरकार करने में जुटी हुई है, जो कि काफी खेदजनक है। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ इतना ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग में आपने क्या तीर मारा? नीति आयोग का रैंकिंग आया, झारखंड को दूसरा सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टेट का रैंकिंग उस नीति आयोग के टेबल पे मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड को 27वां नंबर आया, वहीं पड़ोसी राज्य बंगाल को 17, उड़ीसा को 19 आया, जिससे हमारा कंपैरिजन है, जिसके साथ हमारा कंपटीशन है, वो हमसे कई आगे निकल चुके हैं अध्यक्ष महोदय। और हम लोग नीति आयोग के रैंकिंग में भी अच्छे तरह से परफॉर्म आज की डेट में सरकार में नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के दायरों में अगर हिंदुस्तान का आंकड़ा 99.5% है, वहीं स्टेट का आंकड़ा मात्र 77.80% है। 5 साल के बच्चों का कम वजन, हिंदुस्तान का आंकड़ा 33.40% है तो स्टेट का 42.90% है। 5 साल बच्चों का ठीकनापन 36.20% है। 15 से 50 साल गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत 62.60% है। 10 से 19 साल किशोरियों में एनीमिया का शिकायत 34% है। और सभापति महोदय, इन सब चीजों को देखने के लिए जो पोषण सखी बहनें हैं उनको 12 महीने से वेतनमान नहीं मिला है और आज की डेट में सरकार उसको हटाने का भी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सब चीजों को और स्वास्थ्य मंत्रालय इन सब चीजों को लेकर गंभीर नहीं दिखती है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखें तो झारखंड का स्थान 46.16% है, गरीबी रेखा से जो नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। और रूरल एरिया में देखें तो यही आंकड़ा 50.93% हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अगर ये कहती है कि हम लोग सुख समृद्धि से समग्र विकास करेंगे तो वो मात्र एक कहावत हो जाएगा जो इस किताब में उल्लेख किया है, लेकिन धरातल पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आंकड़े सरकार के दावों को मजबूती प्रदान नहीं कर रही है।
सभापति महोदय, आपको याद होगा कि किस प्रकार श्वेत पत्र के नाम पर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये सरकार ने किया। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर फाइनेंशियल जो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आया है 16 से लेके 19 का झारखंड के ग्रोथ रेट का आंकड़ा देखेंगे तो वो इंडिया के ग्रोथ रेट के आंकड़ा के एवरेज से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब 16 से लेके 19 में हमारा स्टेट अच्छा परफॉर्म किया। और ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये आपकी पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का कथन है जो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं। इतना ही नहीं, प्रदीप यादव जी ने एक सवाल उठाया था कि पर कैपिटा इनकम झारखंड का घटा है, हिंदुस्तान का घटा है, और हिंदुस्तान के भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण उसका प्रभाव झारखंड में पड़ा है, जिस पर वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे रिटायर्ड अफसर है इससे हम इस चीज की जांच कराएंगे। उतना पैसा खर्च करने का जरूरत ही नहीं है आपको। पर कैपिटा इनकम झारखंड का जब से राज्य बना है तब से 26वें नंबर पर है 28 राज्यों में, और ये यथावत बना हुआ है। चाहे हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम बढ़ा या घटा है, इररिस्पेक्ट इसके झारखंड का पर कैपिटा इनकम हमेशा स्थायी रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि सरकार को और खासकर राज्य सरकारों को अपने पर कैपिटा इनकम अपने नागरिकों को कैसे ठीक करना है उस पर चिंता करने की जरूरत है। राजनीति करके भारत सरकार के आंकड़ों पे आपको उलझना नहीं चाहिए। भारत सरकार का पर कैपिटा इनकम 20 तक लगातार बढ़ता रहा है और कोरोना के बाद कुछ उसमें कमी आई है, लेकिन झारखंड का पर कैपिटा इनकम अगर आप शुरू से देखें तो 26वें नंबर पे रहा है, जो कि साफ इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखता है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट को देखता हूं और बजट की एनालिसिस करता हूं तो उसमें पता चलता है किस प्रकार सेकेंडरी सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कंस्ट्रक्शन हो, उसमें -7.1% ग्रोथ हुआ है। अगर टर्शियरी सेक्टर, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, रियल एस्टेट हो, सर्विसेज की बात करें, उसमें -10% ग्रोथ हुआ है। 20-21 और 21-22 की आंकड़ों को हम लोग कंपेयर करें। वहीं प्राइमरी सेक्टर में अगर आप माइनिंग को छोड़ देंगे तो एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। मॉनसून के आने से यहाँ के जो कृषि क्षेत्र है वहां पर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से चल रही थी, उसमें इजाफा हुआ है। सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है। इससे साफ प्रमाणित होता है क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम अपने एग्रीकल्चर को, किसानों को सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं, तो हम लोग इस राज्य का जीएसडीपी में बढ़ोतरी ला सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कृषि लोन के माध्यम से आपने 9 लाख का आंकड़ा घोषणा किया, मात्र 2 लाख का लोन माफ हुआ। आपने कई वादे कृषि क्षेत्र में किए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बियर बनाने के लिए, चेक डैम बनाने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 20-21 में मिनिमम रखा, और इसी को कुप्रबंधन का भी नाम दिया जाता है जब आप ये बताते हैं कि 21-22 के बजट में हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का प्रयास किया। ये गलती थी जो आपने 20-21 के बजट में किया, और इस गलती को ठीक करने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 21-22 के बजट में 59% करने का काम किया। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी राज्य की बैठ गई। ना कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, ना कोई जॉब मिला, ना अर्थव्यवस्था रिवाइव हुआ 1 साल तक, और इसके कारण भुखमरी आई, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा, और ये सारा कुप्रबंधन पिछले साल के बजट में हुआ। और इसी को ठीक करने का, अपना पुराने पाप को पर्दा दिलाने के लिए इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत व्यय में आपने 59% का यहाँ इजाफा करने का काम किया है। ये सरकार छुपाने का भी प्रयास कर रहे हैं अपने कुकर्मों को, तो वो नहीं छुप सकता है। बार बार हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, और कई बार तो सदन के अंदर डिबेट हुआ है कि केंद्र सरकार के कारण इन्फ्लेशन हुआ। लेकिन फिर मैं इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देखता हूं, और यही इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया है, मैंने गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो मैं बातों का उल्लेख कर रहा हूं अगर उसमें गलत है तो फिर एक बार सर्वे करें, फिर एक बार यहां डिबेट करें कि किस प्रकार केंद्र प्रायोजित इन्फ्लेशन बढ़ा है। आपने इस सर्वे में उल्लेख किया है, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया measured in terms of consumer price index has remained within control in India and Jharkhand after adoption of new monetary policy framework फरवरी 2015। जब आप खुद मान रहे हैं कि झारखंड समेत हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन रेट विद इन कंट्रोल रहा है, तो फिर किस हिसाब से आप केंद्र पर इल्जाम फोड़ने का, ठीकरा फोड़ने का काम इस सदन के अंदर कर रहे हैं?
यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इन्फ्लेशन का चैप्टर जितने भी आपके अर्थशास्त्री हैं, किस हिसाब से आपने ये लिखा, यानी कि सरकार जो बोल रही है सदन के अंदर, उसके विपरीत उसके पदाधिकारी इकोनॉमिक सर्वे निकालकर अपने मन से सरकारी आंकड़ों को हटाकर अपने मन से आंकड़ा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। या तो इकोनॉमिक सर्वे सही बोल रहा है या यहां पर सरकार सही बोल रही है। यह निर्णय आपको करना है सभापति महोदय, अगर किस प्रकार का विरोधाभास क्यों होता है। बजट की बारीकियों में जाए सभापति महोदय, सरकार भले ही ये कह ले कि हमारा खजाना खाली है, भाजपा ने हमें खाली खजाना दिया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट, जो राजस्व घाटा होता है, इस सरकार में 3113.9 करोड़ रहा, जो सर्वाधिक हुआ है। और ये घाटा वर्तमान सरकार में हुआ है, कोई भाजपा सरकार की देन नहीं है। और इतना ही नहीं, आप ईयर ऑन ईयर हर वर्ष अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्व घाटा इस सरकार में 2021 में हुआ है, जो ये प्रमाण करता है कि आपका वित्तीय कुप्रबंधन बर्बाद है, खत्म है, सोच नहीं है, विजन नहीं है और आपको इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। अब आपका जब राजस्व घाटा इतना ज्यादा हुआ है तो इसके लिए आप क्या रेमेडी ले रहे हैं, क्या इसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप अनावश्यक व्यय को रोकने का काम कर रहे हैं? क्या आप अपने राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट्स को अच्छे ठीक करने का काम कर रहे हैं? क्या आप नए कर कानून का पालन कराने का काम कर रहे हैं? आपका काम काज कैसे चलेगा? आपका सचिवालय कैसे चलेगा? आप वेतन कैसे अपने कर्मियों को देंगे? इसको लेकर आपके पास क्या विजन है? मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस राजस्व घाटे को कैसे भरेंगे और किस प्रकार इसका कुप्रबंधन जब सेक्रेटरिएट जाएगा, कर्मियों पे जाएगा, उसको ठीक करने का काम करेंगे, ये अपने उत्तर में उल्लेख करें। और यही कारण है जब मानदेय भोगियों को मानदेय मिल रहा है तो कोई वो स्मृति ईरानी के लेटर से नहीं हो रहा है, कोई 17 में केंद्र सरकार ने रोक दिया था पैसा, उसके लिए नहीं हो रहा है। आज आपका राजस्व घाटा इतना हो गया है कि आप मानदेय भोगियों को मानदेय देने की स्थिति में नहीं है। इस चीज को सदन के अंदर आपने एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे और फिस्कल पॉलिसी में इस चीज का उल्लेख किया। हम लोग छोड़ेंगे नहीं चीजों को, इसको ठीक कैसे करना है, इसको लेकर भी सरकार को उत्तर देना होगा। आप भाग नहीं सकते हैं। आप अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटा, जिसके बारे में बार बार उल्लेख होता है कि सरकार का खजाना खाली करके गई है भाजपा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, सरकार को जितना आमदनी हो रहा है और सरकार कितना खर्च कर रही है, उसी का डिफरेंस राजकोषीय घाटा है। आपका राजकोषीय घाटा 2021 में 149,105 करोड़ रहा, जो कि सार दल सार बढ़ता रहा, जो कि भाजपा की सरकार में जितना आपका राजकोषीय घाटा था, आज उससे कई गुना राजकोषीय घाटा यहां पर वर्तमान जेएमएम की सरकार में हो गया है। आप जो है ऋण लेने के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। आप अपने कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए ऑन ऋण लीजिएगा, उसका इंटरेस्ट भरिएगा और राजकोषीय घाटा होगा और आप इसी विशेष साइकिल में फंसते चले जाएंगे। ये आपके कुप्रबंधन का नतीजा है जो इस तरह की परिस्थिति आई है। आपका समय अनकंट्रोल्ड। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट में अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। मुझे मौका मिला था, आप समझ रहे कितना व्यवधान हुआ था। 10 मिनट अध्यक्ष महोदय बस मुझे दिया जाए। आपको समय समाप्त हो गया है। 5 मिनट में अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को कंक्लूड। आप प्लीज। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जिसके कारण अध्यक्ष महोदय यहाँ होने वाला है राजकोषीय घाटा के कारण। सभापति महोदय मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने अब कह दिया है कि मेरा समय समाप्त हुआ है, लेकिन कई ऐसी चीजें थी जिसका मुझे उल्लेख करना था, लेकिन समय की उपलब्धता नहीं होने के कारण। 1 मिनट में कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ये संस्कृत का उल्लेख था, प्रजा के सुख में राज का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसका अपना हित दिखता है, अगर ये कथन ठीक नहीं है तो एक और गरुड़ पुराण में 16 घोर नरक में सजाओं का भी प्रावधान है सभापति महोदय। और उन प्रावधानों में एक विषय ये भी है, जो धोखेबाजी करे, जो गलत प्रॉमिस करे, जो चुप रहे, जो गजल के खिलाफ आवाज न उठाए, तो उसको अंधकूपम की सजा दी जाती है। और अंधकूपम की सजा में जानवरों के बीच में, नर्क में जानवरों के बीच में वैसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है
जिसमें शेर, चील, सांप, बिच्छू उसको खा के खत्म करके उसको नष्ट करते हैं और वह नर्क का जो यातना झेलना पड़ता है, इस सरकार को इसका भी उल्लेख इस बजट में करना चाहिए कि यदि अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार के कर्मी अगर इस चीज को ठीक तरह से नहीं करेंगे तो अंधकूपम का भी प्रावधान हमारे वेद में किया गया है। छोटे समय में अध्यक्ष महोदय कई बातों को मेरे को चलिए आपका समय पहले ही थोड़ा समाप्त हो गया था। अब दूसरे को मौका दीजिए। शुरू होने से पहले नहीं, अब दूसरे को मौका दीजिए। शुरू होने से पहले अभी पूरा बजट में चर्चा होना है ना, अभी पूरा। लेकिन मैं बस इतना ही आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, लास्ट आग्रह मैं आपके माध्यम से बस इतना ही करूंगा। मैं विनम्र आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, विनम्र आग्रह मैं करूंगा कि भाषा विवाद गोड्डा जिला में अगर रोकना है तो कुरमाली को क्षेत्रीय भाषाओं के तीर्थ व चतुर्थ श्रेणी में सरकार को डालना पड़ेगा, क्योंकि कुरमाली बोलचाल की भाषा 40,000 लोगों द्वारा वहां बोली जाती है। गलत नीतियों के कारण उसको हटा दिया गया है। इस सत्र में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पे सकारात्मक उत्तर दे। कम समय में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार। माननीय